भाई एक बात बताओ। कभी ऐसा हुआ है कि महीने की 1 तारीख को लगता है कि इस बार सब कंट्रोल में रहेगा, लेकिन 15-20 तारीख आते आते अकाउंट ऑलमोस्ट खाली हो जाता है। फिर दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, पैसा गया कहाँ। मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। पहले मुझे लगता था कि शायद मैं ही खर्च ज्यादा करता हूँ, लेकिन जब मैंने बैठकर अपना पूरा बजट लिखा तब पता चला कि प्रॉब्लम मेरी शॉपिंग नहीं थी। प्रॉब्लम थी एक ईएमआई। और फनी बात यह है कि ईएमआई सिर्फ 2200 रुपए की थी। सुनने में भी छोटी चीज लगती है ना। मुझे भी यही लगा था, लेकिन उस 2200 रुपए ने मेरी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को उलट कर रख दी। आज मैं तुम्हें अपनी रियल स्टोरी बताऊंगा, कैसे मैंने 25,000 का एक फोन ईएमआई पर लिया, कहाँ गलती की, और लास्ट में हम बात करेंगे कि ईएमआई खराब चीज नहीं है, लेकिन ईएमआई ट्रैप क्या होता है और लोग उसमें फंसते कैसे हैं। ये वीडियो किसी को जज करने के लिए नहीं है। मैं खुद उस सिचुएशन से गुजरा हूँ, इसलिए जो बोलूंगा एक्सपीरियंस और फैक्ट दोनों के बेसिस पर बोलूंगा। तो मैं अभी सीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पढ़ाई के लिए बिहार से ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुआ। मेरी मंथली इनकम बहुत ज्यादा नहीं थी। पेरेंट्स कुछ पैसे भेज देते थे और थोड़ी अर्निंग साइड से हो जाती थी, और सब मिलाकर अराउंड 10,000 रुपए के आसपास मैनेज हो जाता था। अब इसी 10,000 में रूम रेंट, खाना, ट्रेवल, बुक्स, इंटरनेट और बाकी छोटे मोटे खर्चे, मतलब बजट ऑलरेडी काफी टाइट था। फिर एक दिन मेरा पुराना फोन ऑलमोस्ट डेड हो गया। क्लासेस, नोट्स, यूपीआई, ओटीपी, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, हर चीज फोन से ही होती थी। मतलब फोन लग्जरी नहीं था, नीड बन चुका था। अब प्रॉब्लम ये थी, एक साथ 25,000 रुपए देने की कैपेसिटी नहीं थी। पेरेंट्स से मांग सकता था, लेकिन ऑनेस्टली उनसे और पैसे मांगने का मन नहीं करा। बस सोचा ईएमआई कर लेता हूँ। उस वक्त मुझे भी वही एडवर्टाइजमेंट याद आ रही थी, सिर्फ 2200 रुपए पर मंथ। और सच बताऊं, उस वक्त 2200 मुझे बहुत छोटा अमाउंट लगा। मैंने बिना ज्यादा सोचे फोन ऑर्डर कर दिया। फोन आ गया, सब बढ़िया। 1-2 हफ्ते तक मुझे लगा बेस्ट डिसीजन लिया, लेकिन जब अगला महीना आया तो रियलिटी समझ आई। रेंट गया, खाना गया, रिचार्ज गया, डेली एक्सपेंस गया, और फिर ईएमआई का ऑटो डेबिट। उस दिन रियलाइज हुआ कि मेरी इनकम का 20% से भी ज्यादा सिर्फ फोन खा रहा था। अब अगर दोस्त के साथ बाहर जाना हो, कोई इमरजेंसी आ जाए या घर जाना पड़ जाए, तो बजट हिल जाता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईएमआई का अमाउंट नहीं था, प्रॉब्लम थी उस अमाउंट का मेरे इनकम के हिसाब से बहुत बड़ा होना। और ये बात मुझे ईएमआई लेने से पहले समझ नहीं आई। उसके बाद मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, और मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूँ। ऑफिस में काम करने वाले स्टूडेंट्स, फ्रेशर, हर जगह सबके साथ सेम चीज देखने को मिलती है। किसी की फोन ईएमआई, किसी की लैपटॉप ईएमआई, किसी की बाइक ईएमआई, किसी की फर्नीचर ईएमआई, और आजकल तो लोग वैकेशन और शॉपिंग भी ईएमआई पर ही कर रहे हैं। अब मान लो कोई 18,000 रुपए कमाता है, उसमें से 4,000 ईएमआई में चला गया, बाकी 14,000 बचे। उसमें रेंट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेवल, फैमिली, सेविंग्स, इमरजेंसी, सब कुछ। अब अगर एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ गया तो क्या होगा। यहीं से प्रेशर शुरू होता है, और इसी प्रेशर को लोग जनरली ईएमआई ट्रैप बोलते हैं। तो सबसे पहली साइकोलॉजी समझो। छोटी ईएमआई दिखाई जाती है, एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं बोलती ये फोन 28,000 का पड़ेगा। वो बोलती है सिर्फ 1999 पर मंथ, क्योंकि हमारा दिमाग मंथली अमाउंट देखकर डिसीजन लेता है, टोटल कॉस्ट नहीं। और अगर इंटरेस्ट प्रोसेसिंग फी ऐड हो जाए तो फाइनल पेमेंट ओरिजिनल प्राइस से काफी ज्यादा भी हो सकता है। और फिर दूसरी चीज, एक ईएमआई कब मल्टीपल ईएमआई बन जाती है। पहले फोन, फिर स्मार्ट वॉच, फिर ईयरबड्स, फिर लैपटॉप, हर ईएमआई अलग से छोटी लगती है, लेकिन सबको ऐड करो तो पता चलता है इनकम का बहुत बड़ा पार्ट ऑलरेडी फिक्स्ड हो चुका है। और तीसरी चीज, इमरजेंसी फंड खत्म। ये पॉइंट मुझे पर्सनली सबसे डेंजरस लगता है। जब सैलरी या इनकम आती है, उसका एक पार्ट ऑटोमेटिकली ईएमआई खा जाती है। इमरजेंसी के लिए पैसा बचता ही नहीं। और जब इमरजेंसी आती है तो लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या एक और ईएमआई, और यहीं से साइकिल डेंजरस बनने लगती है। और चौथा चीज, क्रेडिट स्कोर। अगर ईएमआई टाइम पर पे नहीं हुआ, लेकिन फी लग सकती है, और रिपीटेड डिले क्रेडिट हिस्ट्री को भी अफेक्ट कर देता है, और फिर फ्यूचर में लोन लेना मुश्किल या फिर महंगा हो सकता है। हाँ, तो अब बात करते हैं कि ईएमआई लेनी चाहिए या नहीं। अब ये मत सोचना कि ईएमआई हमेशा बुरी होती है, बिल्कुल नहीं। अगर उसे बुद्धिमानी से यूज करो तो ईएमआई काफी यूजफुल टूल है, जैसे एजुकेशन, बिजनेस या जेन्युइनली कोई इंपॉर्टेंट परचेज। लेकिन मेरी लर्निंग क्या थी। रूल नंबर 1, ईएमआई लेने से पहले पूरा मंथली बजट लिखो। सिर्फ दिमाग में कैलकुलेशन मत करो, नोटबुक या मोबाइल में लिखो। इनकम कितनी है, फिक्स्ड एक्सपेंस कितने होते हैं, और उसके बाद जेन्युइनली कितना रुपए बचता है। रूल नंबर 2, सिर्फ मंथली ईएमआई मत देखो, टोटल पेमेंट देखो। इंटरेस्ट कितना है, प्रोसेसिंग फी कितनी है, और फिर एक्चुअल कॉस्ट कितनी बन रही है। रूल नंबर 3, अगर पॉसिबल हो थोड़ा वेट करो, सेविंग्स करो, डाउन पेमेंट बढ़ाओ, ईएमआई कम होगी और स्ट्रेस भी कम होगा। रूल नंबर 4, अगर ऑलरेडी मल्टीपल ईएमआई चल रही है तो पहले उन्हें क्लियर करने की प्लानिंग बनाओ। हर नए ऑफर को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं होता। और मेरी सबसे बड़ी गलती, मैंने ईएमआई लेने से पहले बजट लिखा ही नहीं, बस मन में सोचा हो जाएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे डेंजरस सेंटेंस शायद यही होती है कि हो जाएगा। तो ईएमआई कोई विलेन नहीं है, लेकिन बिना प्लानिंग वाली ईएमआई बहुत इजीली ट्रैप बन सकती है। और अगर तुम स्टूडेंट हो या तुम्हारी इनकम लिमिटेड है, तो डिसीजन लेने से पहले एक बार बैठकर कैलकुलेशन जरूर करना। शायद तुम फ्यूचर वाली खुद को बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा लो। वैसे कमेंट में एक चीज जरूर बताना, क्या तुमने कभी ईएमआई पर कुछ लिया था
अगर लिया है तो वो डिसीजन सही था या मेरी तरह बाद में पछताना पड़ा था और रियलाइज हुआ कि प्लानिंग और बेटर हो सकती थी। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।